नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनी आज फिर से एक नए वीडियो के साथ जिसका नाम है भारत में क्रांतिकारी आंदोलन, रेवोल्यूशनरी मूवमेंट एंड इंडिया। नेशनल मूवमेंट की जब बात हो और रेवोल्यूशनरी मूवमेंट की बात ना हो तो कभी भी नेशनल मूवमेंट के टॉपिक को हम पूरा नहीं समझ सकते हैं। इसलिए आज के इस वीडियो में रेवोल्यूशनरी मूवमेंट से रिलेटेड सारी बातों को डिस्कस करूंगी इस वीडियो में, और सारे कॉन्सेप्ट को, इससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट हैं उन सारे फैक्ट को क्लियर करने की कोशिश करूंगी। और ये टॉपिक जो है पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के नॉलेज के साथ साथ ही जितने अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं श्योर अनसर्टेन, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा ये फ़ायदेमंद है। रेवोल्यूशनरी मूवमेंट की बात करें तो ये किस तरीके से शुरू होता है। 1907 की बात है। उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सूरत अधिवेशन चल रहा था और इसी सूरत अधिवेशन में स्वदेशी के मुद्दे पर कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। कांग्रेस का विभाजन नरम और गरम दल में हो जाता है और इसका परिणाम क्या होता है कि पूरे भारत में राजनीतिक अशांति फैल जाती है और इसी राजनीतिक अशांति को दबाने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बहुत सारे रिप्रेसिव पॉलिसी को अपनाया और इंडियंस पे बहुत ज़्यादा कठोर नियंत्रण लगाए। और इसका परिणाम फिर क्या हुआ? इसका परिणाम ये हुआ कि अब भारतीय राजनीति में एक नई धारा का जन्म होता है और उसी नई धारा को क्रांतिकारी आंदोलन के नाम से जानते हैं। क्रांतिकारी आंदोलन का जन्म किन परिस्थितियों में हुआ और कहाँ से हुआ, इसके बारे में जब कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ और कांग्रेस का विभाजन नरम और गरम दल में हुआ और वो स्वदेशी के मुद्दे पे, तो उसमें स्वदेशी की बात पर उदारवादी और उग्रवादी इसलिए अलग हुए थे क्योंकि स्वदेशी की बात पे उदारवादी चाहते थे कि इसका विरोध प्रदर्शन केवल और केवल बंगाल तक सीमित रखा जाए, जबकि उग्रवादी चाहते थे कि ये पूरे भारत में फैलाया जाए। दोनों में मतैक्य न होने के कारण फिर ये विभाजन हो गया। और उसके बाद जब राजनीतिक रूप से ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा दमनकारी नीति अपनाते हुए उसमें प्रतिबंध लगाए गए, तब इसी उग्रवाद के एक लॉबी ने, एक ग्रुप ने जिसमें नवयुवक शामिल थे, उन्होंने देखा कि उग्रवादी के मेथड से और उदारवादी के मेथड से किसी भी तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट से हम अपनी आज़ादी नहीं ले सकते, ना ही हम अपनी बात मनवा सकते हैं। इसलिए फिर उन्होंने अंग्रेज़ों को अंग्रेज़ों के माध्यम से ही, उनके तरीक़ों के माध्यम से ही भारत में आज़ादी लाने की और ब्रिटिश गवर्नमेंट को यहाँ से उखाड़ फेंकने की, विदेशी सभ्यता और संस्कृति को उखाड़ फेंकने की उन्होंने सोची। इसलिए इस शाखा का जन्म या इस धारा का जन्म जो है उग्रवादी शाखा से होता है। लेकिन दोनों में अंतर ये होता है कि उग्रवादी भी उदारवादियों की तरह अहिंसा का साधन अपनाते थे, अहिंसा का तरीका अपनाते थे। ये किसी भी तरीके की रक्तपात में या हिंसा में विश्वास नहीं करते थे। लेकिन उन्हीं उग्रवादी में से कुछ नवयुवक ऐसे थे जो हिंसा के माध्यम को भी अपना के और तोड़ फोड़ करके सरकारी संपत्तियों को लूट के वो ब्रिटिश गवर्नमेंट में एक आतंक फैलाना चाहते थे, एक डर फैलाना चाहते थे जिससे कि वो यहाँ से चले जाए। और इसीलिए उन्होंने कई तरीके से तोड़फोड़ की, हत्या की, बमबाजी किया और धीरे धीरे फिर इन्हीं तरीक़ों से ये आंदोलन पूरे भारत में फैलता गया। और इसी आधार पे इसको कहा गया कि ये क्रांतिकारी नाम इसको दिया गया।
इस आंदोलन को क्रांतिकारी आंदोलन का नाम दिया गया। हालांकि ये उग्रवादी की शाखा थी, लेकिन उग्रवादी से अंतर इसका इस आधार पे था कि ये उनकी वर्किंग मेथड को फॉलो नहीं करते थे। ये फॉलो करते थे जिस भाषा में ब्रिटिश सरकार हमारे साथ काम करती, उनको उसी भाषा में उसी तरीके से जवाब देना इनका उद्देश्य था, उनका मंशा था। और क्या क्रांतिकारी जो थे, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के समय क्रांतिकारियों का उदय, उनका बर्थ किन सिचुएशन के अकॉर्डिंग हुआ, क्या परिस्थितियां थी जिसके आधार पे इनका उदय हुआ? तो सबसे बड़ा रीज़न ये था, सबसे बड़ा कॉज ये था कि उस समय जो रेवोल्यूशनरी थे, रेवोल्यूशनरी इंडियन सोसाइटी के बीच में से ही आए थे और वो कांग्रेस से संबंधित लोगों के समूह में से थे। लेकिन भारतीय राजनीति का जो समाज था, उस समाज में उस समय हिंदू ब्राह्मणवादी परंपरा और धर्म की बहुत ज़्यादा वकालत की जाती थी और उसको माना जाता था, उसको बहुत मान्यता थी, सम्मान दिया जाता था। उनसे इन्होंने सबसे पहले तो इन्होंने प्रेरणा प्राप्त किया। जैसे वारिंद्र कुमार घोष, ये भी एक रेवोल्यूशनरी थे, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा और उस आर्टिकल में उन्होंने लिखा था, उस आर्टिकल का नाम था द एज ऑफ गीता अगेन इन इंडिया, द एज ऑफ गीता अगेन इन इंडिया। इसमें इन्होंने लिखा था कि जैसे भागवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा था कि जब कभी न्याय ईमानदारी का पतन होने लगता है और अन्याय में, बेईमानी में बढ़ोतरी होने लगती है, वृद्धि होती है, तब न्याय की रक्षा के लिए और जो इनजस्टिस करते हैं, अन्यायियों को दंड देने के लिए ईश्वर जो है अपना रीबर्थ लेते हैं, अवतार लेकर आते हैं। और फिर उन्होंने कहा कि इस समय वो सिचुएशन आ गया है, बेईमानी बढ़ रही है, अन्याय चारों तरफ बढ़ रहा है और थोड़े से मुट्ठी भर लोग जो है ब्रिटेन से आके भारत पर अत्याचार कर रहे हैं, उनको उनके ऊपर शारीरिक यातना उनको दिए जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा, उन्होंने भारतीयों को जगाया इस लेख के माध्यम से और कहा कि डरो मत, तुम लोग डरो मत, और क्योंकि भगवान जो हैं वो असावधान नहीं है, इन सारी स्थितियों को देख रहे हैं और वो ज़रूर वापस आएंगे और तुम्हारे रूप में आएंगे। इसलिए तुम सब उठ खड़े हो और इस ब्रिटिश साम्राज्य को उखाड़ के फेंकना है। तो तिलक जैसे हिंदू जो थे वो बहुत ही ज़्यादा इस तरीके से वो ट्रेडिशनल अपने आइडियोलॉजी को मानने वाले थे और साथ ही में एक न्यू नेशनलिज्म की भी बात करते थे, उसको भी इंस्पिरेशन देने वाले थे। उन्होंने भी इस बात को माना समझा और फिर उसके बाद एक कारण ये बना, लेकिन सिंगल फैक्टर यही नहीं था जिससे रेवोल्यूशनरी ग्रो किए या उनका उदय हुआ, केवल ये सिंगल फैक्टर नहीं, इसके अलावा अदर फैक्टर भी थे जिन्होंने रेवोल्यूशनरीज़ को इंडिया के फ्रीडम फाइट में राइज करने का, उदय करने का मौका दिया। तो वो दूसरा कारण क्या था? दूसरा कारण हम कह सकते हैं इकोनॉमिक कॉज का या आर्थिक कारण का। आर्थिक कारण के रूप में ये हम सब जानते हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट आके यहाँ की इकोनॉमिकल प्रॉस्पेरिटी को किस तरीके से उसने हैरेस किया, नुकसान किया और चारों तरफ लोगों में आर्थिक असंतुष्टि और विपन्नता छा गई थी। 19वीं सेंचुरी का लास्ट ईयर्स चल रहा था, चारों तरफ आर्थिक असंतोष फैल चुका था। भारतीय सरकार जनता को किसी भी तरीके से इकोनॉमिकली उनको सेटिस्फाई नहीं कर पा रही थी। चारों तरफ अकाल, महामारी और भूचाल पड़ा हुआ था। लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा गरीब हो जा रहे थे, उनका जीवन यापन का साधन भी ख़त्म हो चुका था। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर रही थी, कुछ भी उनके कल्याण के लिए। जब इस तरीके की आपातकालीन स्थितियाँ होती हैं तो सभी सरकारों का दायित्व होता है कि अपनी जनता के जीवन निर्वाह के साधनों का कम से कम ध्यान रखे और उन्हें मुहैया कराए, लेकिन वो ये भी नहीं कर रही थी। तो इस तरीके की स्थितियाँ भी क्रांति को जन्म देती हैं और क्रांतिकारियों को जन्म देती हैं। तो एक ये वजह भी था और दूसरा
महत्वपूर्ण वजह जो कि हमारे रेवोल्यूशनरी को बहुत अट्रैक्ट किया और रेवोल्यूशनरीज का बर्थ हुआ, वो था रिप्रेसिव पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट, यानी सरकार की दमनकारी नीति भी थी। क्या था दमनकारी नीति में कि जिस तरीके से रेवोल्यूशनरीज जो है, रेवोल्यूशनरीज को ब्रिटिश गवर्नमेंट की पॉलिसी जो है अट्रैक्ट एक तरीके से करती थी। जैसे जैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट वायलेंट का, हिंसा का, टॉर्चर का, फिजिकल टॉर्चर का जो मेथड भारतीयों के लिए अपनाती थी, उस तरीके का जब एक्शन कर रही थी ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडियंस पे, तो उसी का रिएक्शन था कि रेवोल्यूशनरीज ने भी इस मेथड को फॉलो किया, इस मेथड को फॉलो किया। और जिस तरीके से वो बहुत स्ट्रिक्ट लॉ लाते जा रही थी, जैसे लॉर्ड कर्जन का टाइम था, लॉर्ड कर्जन के टाइम पूरे भारत में कई सारे स्ट्रिक्ट एक्ट को लागू किया गया। उसमें ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट था, भारतीय विश्वविद्यालय एक्ट था, बंगाल विभाजन जैसे एक्ट थे। उस एक्ट का क्या हुआ कि उस एक्ट के विरोध में जब जब भारतीय जो संघर्ष करता थे, क्रांतिकारी थे, वो जब जब जुलूस और उसका विरोध करते थे, निकालते थे, बहिष्कार करते थे, तब जो है सरकारी तरफ से, ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से उनको दमनकारी तरीके से कुचला जाता था। और जब कुचला जाता था, उनको रोक दिया जाता था। तो ऐसी स्थिति में इस क्रांतिकारी वर्ग ने देखा कि ये सारे उपाय जो है असफल होते जा रहे हैं, इसलिए इनकी दमनकारी नीति को रोकने के लिए इन पर दूसरे तरीके से काम करना होगा। और ये भी कारण बना कि क्रांतिकारियों का उदय भारत में हुआ। इसके अलावा जिस तरीके से उग्रवादियों ने एक उनकी याचिका नीति का, उदारवादियों की याचिका नीति का विरोध किया था और कांग्रेस का विभाजन हुआ था, क्योंकि वो संवैधानिक आंदोलनों में या लीगल मेथड में विश्वास करते थे उदारवादी, और ब्रिटिश गवर्नमेंट के कोऑपरेशन के साथ इंडिया के लिए अवसर और अधिकारों की मांग करते थे। तो इस तबके से, इस उदारवादी ग्रुप से सहमत नहीं हुआ उग्रवादी ग्रुप, और कांग्रेस का विभाजन हुआ। और उसी तरीके से उग्रवादियों का जो मेथड की और तरीके की असफलता को देखा, और इन लोगों ने कहा कि किसी भी तरीके से अब अहिंसात्मक तरीके से हमको आज़ादी नहीं मिलने वाली, या किसी भी तरीके का अधिकार जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट हमको नहीं देने वाला है। और ये सारे वजह जो हैं क्रांतिकारियों के उदय के लिए महत्वपूर्ण कारक के रूप में बने। तो इसके बाद इनका वर्किंग मेथड क्या था, और वही वर्किंग मेथड जो है उग्रवादी शाखा का होने के बावजूद उनको उग्रवादियों से अलग करता है, एक्सट्रीमिस्ट से अलग करता है रेवोल्यूशनरीज़ को। और वो कौन सा फैक्टर है जो उनको एक्सट्रीमिस्ट से रेवोल्यूशनरीज़ को अलग करता है, जबकि वो उसी लॉबी के यूथ थे। तो वो था उनका वर्किंग मेथड के बिहाफ पे उनको अलग किया। यानी कि जो रेवोल्यूशनरीज़ थे वो जो यंगर लोग का एक छोटा सा ग्रुप था, और उनका ये फेथ था, उनका ये एक बहुत बड़ा एक मजबूत विश्वास था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट भारत पर एक बहुत बड़ी बुराई है, और इनके ही कारण भारत का शोषण हो रहा है, भारत गुलामी की जंजीरों में जकड़ रहा है। और ये मानते थे कि एकमात्र हिंसा ही एकमात्र ऐसा रास्ता है जिसके माध्यम से अंग्रेज़ों को भारत से बाहर भगाया जा सकता है। और इसके लिए ये अंग्रेज़ों की हत्या करते थे, गुप्त हत्याएं करते थे, सरकारी संपत्ति को तोड़ फोड़ करना अपना प्राइमरी ड्यूटी मानते थे, क्योंकि ये जानते थे कि इन्हीं के माध्यम से भारत को गुलामी से आज़ाद कराया जा सकता है। इनका ये उद्देश्य था कि हमारा उद्देश्य जो है भारत की आज़ादी प्राप्त करना, उसके लिए जो भी साधन है वो सब पवित्र हैं, ये मानते थे। फिर इनका एक्सट्रीमिस्ट से क्या अंतर था उग्रवादियों से और क्रांतिकारियों के आंदोलन में, दोनों में अंतर क्या था? तो जो क्रांतिकारी और उग्रवादी थे उनके जो बेसिक ऑब्जेक्टिव थे, जो मौलिक उद्देश्य थे और जो उनकी आइडियोलॉजी थी वो सेम थी, वो एक थी। दोनों जो है बहुत ज़्यादा
एक तरीके का एक स्पिरिचुअल और रिलीजियस जो भावना होती है उससे एक समान रूप से ये प्रेरित थे। ये अंग्रेज़ों की न्यायप्रियता में और उनके द्वारा जो पहले के कांग्रेसी थे उनके द्वारा बेगिंग की जा रही थी उसके स्थान पर ये किसी भी तरीके से इस मेथड से भरोसा नहीं करते थे। साथ ही ये जो वेस्टर्न एजुकेशन था उसका भी विरोध करते थे। और ये सारे लोग एक तरीके से कहा जाए तो क्रांतिकारी और उग्रवादी की बात होती है, लेकिन पहले ये सारे के सारे एक्सट्रीमिस्ट से उग्रवादी थे, क्योंकि उनका मोटो, उनकी ऑब्जेक्टिव जो एक थी और वो था भारत को वापस से आज़ाद बना के उसको स्वतंत्र करा के उसकी जो प्राचीन गौरव और समृद्धि है उसको फिर से हम प्राप्त कर सकें। लेकिन उनकी जो वर्किंग मेथड था उसमें अंतर था और इसलिए वो अलग थे। जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो पॉलिटिकल मूवमेंट और नेशन मेकिंग और जो फॉरेन गुड्स थे उन सब का बहिष्कार करना। जैसे आप लोगों ने देखा है कि विदेशी कपड़ों की होली जलाते थे ये लोग, और उसके बाद जो सरकारी पॉलिसी होती थी, नियम होती थी, उनका बहिष्कार करते थे, उसको मानने से इनकार कर देते थे। और इसके साथ ही स्वदेशी का प्रचार में विश्वास की, यानी कि भारत के द्वारा भारतीयों के लिए स्कूल कॉलेजों की स्थापना, उद्योग धंधों की स्थापना करना, ये सारा इनका अपना उपाय रहता था और इसी में विश्वास करते थे। जबकि रेवोल्यूशनरीज़ जो थे, रेवोल्यूशनरीज़ जो है वो वेस्टर्न का जो रेवोल्यूशनरी मेथड था और उनका जो तरीका था जिससे वो भारतीयों पर अत्याचार करते थे, उनके तरीकों में वो विश्वास रखते थे। वो उग्रवादियों की शाखा से थे लेकिन उग्रवादियों की तरीकों में विश्वास नहीं रखते थे। और इसके लिए वो क्या करते थे, राजनीतिक हत्याएं, डकैतियां, रेल और ट्रेन को लूट करना, उन पर बम फेंक देना और इस तरीके की सारी चीज़ों पर ये विश्वास रखते थे। फिर इसके बाद कि रेवोल्यूशनरीज़ का क्या मीन्स था, क्या उनका एम था। मीन्स और एम को हालांकि हम लोग देख चुके हैं, लेकिन किस तरीके से इस मीन्स एम को प्योर और इम्प्योर के कैटेगरी में लाने के बाद पूरी तरीके से इनको मानते थे कि ये जो है साधन जो अपना रहे हैं, जो उनका उद्देश्य है उसके लिए जो साधन अपना रहे हैं वो पूरी तरीके से पवित्र साधन है। कांग्रेसी नेता जो उदारवादी थे उनका विश्वास हम जानते हैं वो पूरी तरीके से नॉन वायलेंटिव थे। जबकि और जो उग्रवादी थे, हालांकि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट की पॉलिसी को डिसोबे करते थे, बहिष्कार करते थे, लेकिन उनका भी तरीका नॉन वायलेंटिव ही था, अहिंसात्मक ही था। लेकिन क्रांतिकारियों का विश्वास जो है नॉन वायलेंटिव और सत्याग्रह में बिल्कुल भी नहीं था। वो पूरी तरीके से वायलेंटिव मेथड को, जैसे गोली, बम, पिस्तौल, इन सारी चीज़ों में विश्वास रखते थे। और इसीलिए इन्होंने बार बार इस तरीके की घटनाएं किया। जैसे इन्होंने वायसराय लॉर्ड इरविन को ट्रेन से उड़ाने का जब प्रयास किया तो महात्मा गांधी पूरी तरीके से अहिंसात्मक आंदोलन का समर्थन करते थे। फिर महात्मा गांधी जब लॉर्ड इरविन की ट्रेन को इन्होंने उड़ाने का प्रयास किया तो महात्मा गांधी ने अपना एक आर्टिकल लिखा था। उस आर्टिकल का नाम था बम की पूजा। इसमें उन्होंने इस रेवोल्यूशनरीज़ की इस एक्ट को बहुत क्रिटिसाइज़ किया था और फिर लाहौर के कांग्रेस अधिवेशन में उन्होंने एक प्रस्ताव भी लाके पास कराया था जिसमें क्रांतिकारियों की बहुत सारी उनकी वर्किंग मेथड की आलोचना की थी। लेकिन क्रांतिकारी कहाँ मानने वाले और कहाँ चुप रहने वाले। क्रांतिकारियों ने फिर बम की फिलॉसफी और बम नाम का एक स्लिप जो है चारों तरफ बांटा, डिस्ट्रीब्यूट किया, एक पर्ची बांटा जिसका नाम था बम ऑफ फिलॉसफी। इसको इन्होंने चारों तरफ बांटा और जिसमें उन्होंने वो जो मीन्स और जो उनका एम था उसके बारे में क्लियर करते हुए लिखा था। और गांधी जी और उनके लीडरशिप में चल रही जो कांग्रेस और रेवोल्यूशनरीज़ की जो पॉलिसी में मौलिक भेद था उसके बारे में उसमें लिखा गया था। उन्होंने अपनी उस पर्ची में
लिखा था। और उन्होंने कहा कि दोनों लोगों का ऑब्जेक्टिव एक है, लेकिन हमें पता है कि अहिंसात्मक तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट को कुछ भी पल्ले नहीं पड़ने वाला और वो हमको नहीं देने वाली है। तो इस तरीके से उनका जो एम था, वो ऑब्जेक्टिव जो था, वो पहले के लोग जो थे, यानी कि जो उदारवादी और उग्रवादी थे, उनके बराबर ही था, उनके जैसा ही था, लेकिन उनकी वर्किंग मेथड अलग थी, क्योंकि उनको विश्वास हो चला था कि अब उन साधनों से हमें आज़ादी नहीं मिलने वाली है। फिर उसके बाद जगह जगह पर आंदोलन का, रेवोल्यूशनरीज को अपना बड़ा, उनका जो मॉरल था वो हाई होता जा रहा था। अपने जो वर्किंग मेथड से वो जो काम करे जा रहे थे, अपनी लाइफ की सेक्रीफाइस करने के बाद भी वो लगातार काम किए जा रहे थे, तो उनका मॉरल बहुत हाई होता जा रहा था। और उस मॉरल हाई होने के बाद जो है उन्होंने बहुत सारा इसका प्रसार किया अपने आंदोलन का। तो जैसे पहले उन्होंने बंगाल से इसकी स्टार्टिंग की, बंगाल से स्टार्टिंग की, और बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन को केंद्र बनाया बंगाल को। और बंगाल विभाजन के बाद बंगाल में वैसे ही ब्रिटिश गवर्नमेंट का बहुत तेज़ी से विरोध हो रहा था, और जब उस विरोध को दमनपूर्ण तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट दबाए जा रही थी, तब क्रांतिकारियों को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ही मजबूर किया कि यहाँ की सरकार के अगेंस्ट भी हम भी उनके जैसे कार्यप्रणाली के आधार पर उनका जवाब दें और उनके अंदर डर पैदा करें। और बंगाल में इस तरीके की क्रांतिकारी घटनाओं के लिए जो नेता थे, महत्वपूर्ण नेता थे, जो और मुख्य रूप से उनको नेतृत्व प्रदान कर रहे थे, उनका नाम था वारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र दत्त। ये बंगाल में रेवोल्यूशनरीज़ के लीडर थे, और इन्होंने युगांतर और संध्या नाम के न्यूज़पेपर को भी वहाँ से पब्लिश कराया। और उसमें उन्होंने जो बंगाल के यूथ थे, जो नवयुवक थे, उसमें रेवोल्यूशनरीज़ इंस्पिरेशन भरने का, देश प्रेम भरने का, और उसमें देश के प्रति अपने प्राणों की आहुति तक देने के लिए बहुत सारा प्रयास किया, और लोगों को अपनी लॉबी में शामिल, यानी यूथ को अपनी लॉबी में शामिल करने का कहा। उन्होंने कहा कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो इंडिया में केवल 1 से 1.5 लाख के बीच में है, और एक ज़िले में इनकी संख्या देखी जाए तो वो और भी कम है, लेकिन ये हम पर भारी पड़ रहे हैं। तो ऐसा है कि हम लोग यूनाइट नहीं हैं, हम लोग एक नहीं हैं, तो इसलिए हमको इस तरीक़ों के आधार पे एक हो जाना चाहिए, और जब भी अवसर आए हमको अपने प्राणों की आहुति भी देनी पड़े तो दे दें, लेकिन याद रखना, मरने से पहले एक अंग्रेज को तो मार के ही मरेंगे। ऐसा इंस्पिरेशन लोगों में इन्होंने भरा। और उसके बाद शुरू हुआ बंगाल में इस तरीके का काम, और उसके बाद से बंगाल में अनुशीलन समिति बनाई, और अनुशीलन समिति की 500 शाखाएं अकेले ढाका में बन गई। उसके बाद कई तरीके का और इंस्टीट्यूशन बनाया गया, जिसके माध्यम से बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन को चलाया गया। और ये संस्थाएं थी युगांतर ग्रुप, ईस्ट क्लब, और पर्सनली आधार पर भी कुछ इंस्टीट्यूशन बनाए गए, जिनका नाम था सुहृद समिति, मेमन सिंह, बांधव सिंह समिति और बारिशाल युवा समिति। ये लोग इस तरीके से बनाए। और फिर इसके बाद इन्होंने बंगाल में क्रांतिकारी घटनाओं को इन संस्थाओं के माध्यम से अंजाम देना शुरू किया। तो इसमें इन्होंने बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर की गाड़ी पे 1907 में बम फेंका। उसके बाद ढाका के जिला मजिस्ट्रेट मिस्टर एलन को इन्होंने गोली मार दिया, लेकिन उसका गुड लक था, वो बच गया। उसके बाद मुजफ्फरपुर नगर में भी उन्होंने एक ऐसी क्रांतिकारी घटना को किया जिससे भारत और ब्रिटेन दोनों में खलबली मच गई। उस समय था कि मुजफ्फरपुर के जज थे मिस्टर किंग्सफोर्ड को मारने का इन्होंने प्लान बनाया, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाए। प्लान कुछ इस तरीके से था कि मुजफ्फरपुर के मिस्टर जज को इन्होंने कुछ इस तरीके का स्वदेशी आंदोलन के लोगों को, कार्यकर्ताओं को बहुत ही स्ट्रिक्ट फिजिकल पनिशमेंट दिया था, और इसका अग्रेशन, इसका गुस्सा क्रांतिकारियों में था, इसलिए इनको ये मारना चाहते थे, किंग्सफोर्ड को मारना चाहते थे। इसलिए इन्होंने किया क्या कि किंग्सफोर्ड
को मारने का प्लान ऐसे बनाया कि एक बुक उन्होंने किंग्सफोर्ड से किसी तरीके से किसी माध्यम से ले लिया और उसको वापस से पार्सल से भेजने का प्लान किया। लेकिन उसके पहले उन्होंने क्या किया कि बुक में एक जगह बना दी, एक गहरा जगह बना दिया काट के किताब के पन्नों को, और उसके बीच में एक बॉम्ब रख दिया और उसको एक स्प्रिंग से अटैच कर दिया, जिससे कि जब भी कोई वो बुक खोलेगा वो तुरंत विस्फोट होगा और उसकी डेथ हो जाएगी। ऐसा प्लान करके उन्होंने पार्सल कर दिया फिर किंग्सफोर्ड को। किंग्सफोर्ड के पास वो पार्सल पहुंच भी गया, लेकिन किंग्सफोर्ड को उस बुक की तुरंत ज़रूरत नहीं थी, इसलिए वो पार्सल उन्होंने उस समय नहीं खुला। महीनों बीत गए और उसी दौरान किंग्सफोर्ड को ये भेद भी खुल गया कि उनके अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी रची गई थी, कॉन्स्पिरेसी रची गई थी। और उसके बाद फिर क्या हुआ कि फिर से उनको वापस से मारने का प्लान तो अभी था ही, क्योंकि अभी तक वो सक्सेस नहीं हो पाए थे। इसलिए अब ये काम खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी को रेवोल्यूशनरीज़ ने सौंपा। अपने में से दो लोग जो थे जिनका नाम खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी था, इनको इन्होंने सौंपा। और इनको सौंपने के बाद ये लोग भी पूरी तरीके से तत्पर होकर उनको मारने के प्रयास में और हथकंडों में लग गए। फिर क्या था कि मिस्टर किंग्सफोर्ड जो है अपने गाड़ी से बाहर निकल रहे थे और जिस कलर की गाड़ी उनकी थी सेम उसी कलर की गाड़ी उनके बैंगलोर से निकली। तो इन लोगों ने समझा कि मिस्टर किंग्सफोर्ड ही आ रहे हैं और उस पर बम फोड़ दिया, लेकिन सफलता नहीं मिली और किंग्सफोर्ड जो है उस गाड़ी में नहीं थे बल्कि दो लेडी थी, और उसके बाद उन दो लेडी की डेथ हो जाती है। फिर ये दोनों लोग पकड़े जाते हैं, जिसमें खुदीराम बोस ने अपने आप पर गोली मार के सुसाइड कर लिया और प्रफुल्ल चाकी ने खुद को मार के सुसाइड कर लिया और खुदीराम बोस को पकड़ के उन पर मुकदमा चलाया गया। और उन्होंने इसका एलिगेशन, इसका आरोप जो हत्या का उन पर लगा था, उन्होंने स्वीकार कर लिया और उनको फांसी दे दी गई। फिर इसका असर ये होता है कि पूरे बंगाल में शोक छा जाता है। लोगों ने स्कूलों को बंद कर दिया, सभाएं की, जुलूस निकाला और खुदीराम बोस के नाम का कपड़ा पहना और उस पे किनारों पे उनका नाम अंकित हुआ था। इस तरीके से बंगाल में ये क्रांतिकारी घटनाएं घटी। और बंगाल में एक घटना और घटी थी जिसका नाम था अलीपुर केस नाम था। इस अलीपुर केस में सरकार ने कोलकाता में जितने भी कॉन्स्पिरेसी चल रही थी उसके बारे में जान गई थी और इस केस को नाम दिया उन्होंने अलीपुर केस का। इसमें सरकार को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को बम, डायनामाइट और कारतूस कुछ मिले थे और इसको इन्होंने पकड़ लिया था। फिर इसके बाद क्या होता है कि इस केस में, इस अलीपुर केस में जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सारी चीज़ों को जब्त कर लिया तो इस केस में अरविंद घोष, वारिंद्र घोष, हेमचंद्र दास और नरेंद्र गोसाई को उन्होंने अरेस्ट कर लिया। और उसके बाद 1910 में केस के निर्णय में अरविंद घोष और उनके कुछ साथी को तो इन्होंने छोड़ दिया, लेकिन कुछ को बहुत ही फिजिकल पनिशमेंट, स्ट्रिक्ट फिजिकल पनिशमेंट दिया और कुछ लोगों पर और भी केस चलाए और भी तरीके का उनको पनिशमेंट दिया। तो इस तरीके से, लेकिन अब इसके बाद अलीपुर केस के बाद क्या हुआ कि क्रांतिकारियों में बहुत ज़्यादा गुस्सा भर गया। अब क्रांतिकारी जो है चुन चुन के लोगों को खोज खोज के अंग्रेज अधिकारियों को मारने लगे, जिसमें वो जो डिसीजन दिए थे, इसके बाद जो सरकारी गवाह थे, जो पुलिस थे, सबको इन लोगों ने पकड़ पकड़ के गोली मार दिया और अपने गुस्से का बदला लेकर उन्होंने ये काम किया। फिर इस तरीके से बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन घटा। इसके बाद हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूंगी कि पंजाब, महाराष्ट्र और चेन्नई में किस तरीके से क्रांतिकारी आंदोलन चला और उसके बाद कुछ पॉपुलर घटनाएं, जो क्रांतिकारियों की पॉपुलर घटनाएं थी भारत और भारत के बाहर, उसके बारे में भी हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे। तब तक आप लोग इस वीडियो को देखिए और अगले वीडियो में हम लोग फिर से मिलते हैं।